Jai Hind students, I am Rajiv Sharma and welcome back to the Defense Booster series for CDS and NDA examination. बिना देरी किए आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल स्कीम। ये असम स्टेट्स के लिए स्पेशली जो टी गार्डन्स हैं यानी चाय बागान है उनके लिए सरकार ने शुरू की है और ये 2021 से चली आ रही है, लेकिन हालिया तौर पर इसके आंकड़ों पर विचार किया गया है एंड दैट हाउ वी हैव रीच्ड टू आवर टारगेट्स और हाउ वी आर ट्राइंग टू गेट और अचीव आवर टारगेट्स अंडर दिस प्रमोशन। तो ये जो स्कीम हमने शुरू की थी ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है यानी कि भारत का जो चाय बोर्ड है उसके अंतर्गत संचालित की जा रही है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो भारत में इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है यानी कि उद्योग एवं वाणिज्य विकास मंत्रालय जो है उसके अधीन काम करती है। ये जो टी बोर्ड है इसके अंतर्गत संचालित होने वाली स्कीम है और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आपको एक चीज जो याद रखनी है वो है टी बोर्ड। टी बोर्ड के लिए आप कुछ चीजें याद रख सकते हैं कि भैया इसे सबसे पहले 1954 में फॉर्म किया गया था। पहली चीज तो यही याद रखिएगा, राइट। वेस्ट बंगाल कोलकाता जो है वहां पर इसका हेडक्वार्टर्स या हेड ऑफिस आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये भारत में जो इंडियन टी एक्ट यानी कि भारतीय चाय अधिनियम लाया गया था उसके अंडर बनाई गई एक संस्था है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है एक तरीके से जो कि एक स्टैच्यूटरी एक्ट के अंतर्गत लाई गई है, राइट। चलिए अब ये है क्या टीडीपीएस यानी कि टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। टीडीपीएस 2021 में शुरू की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और 2025 में इसकी समीक्षा की जा रही है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत में जो छोटे स्तर के चाय बागानी करने वाले किसान हैं यानी कि फार्मर्स हैं उनका बेसिकली जो फार्मर्स प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या फार्मर्स प्रोडक्शन कंपनीज हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि एसएचजीज जो हैं स्व सहायता समूह, उनके स्तर पर चाय के बागानों को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है और किस तरह से उनमें चाय का उत्पादन यानी टी का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ टी फैक्ट्रीज या मिनी या स्मॉल टी फैक्ट्रीज कितने लगाए गए इतने वर्षों में और किस तरह से टेक्निकल सपोर्ट दिया गया। तो बेसिक स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो छोटे स्तर के चाय की पैदावारी करने वाले जो उत्पादक हैं यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एक इकोनॉमिकल सपोर्ट देना, उनको मार्केट सपोर्ट्स अवेलेबल करवाना, उनको टेक्निकल सपोर्ट्स अवेलेबल करवाना। उदाहरण के तौर पर अगर चाय की खेती करने वाला कोई किसान जिसके पास तकरीबन 10 से 12 हेक्टेयर की जमीन है, कितनी, सिर्फ 10 से 12 हेक्टेयर की, अधिकतम बोल रहा हूं, मैक्सिमम लैंड एरिया है, तो ऐसे किसान को किसी भी तरीके की मॉडर्न मैकेनाइज्ड मशीनरी परचेज करने पर 25% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी यानी 25% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो चाय की पैदावार होगी उसके लिए एक बेटर मार्केट प्लेस अवेलेबल करवाया जाएगा सो दैट दे कैन गेट द बेस्ट डील्स फॉर देयर टी। जो अपना चाय का उत्पादन है उसके लिए उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके, उसे बेचने की बेहतर सुविधाएं बाजार में मिल सके। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो टी डेवलपमेंट और प्रमोशन स्कीम है ये उन छोटे किसानों के लिए लाई गई थी जिनके पास आवश्यक संसाधनों की कमी है। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड या के फिर बोल सकते हो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शंस होती हैं, दे आर इन द लैक ऑफ दोज अवेलेबिलिटीज, तो उन्हें वो चीजें अवेल करवाना, दैट वाज द मेन गोल ऑफ दैट स्कीम। तो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स है जिनको आपको बस इसमें याद रखना होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि टी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव करना, टी क्वालिटी को इंप्रूव करना और इंडियन टी को ग्लोबली प्रमोट करना यानी भारत की चाय को दुनिया भर के बाजारों में और ज्यादा प्रचारित करवाना है, उसे प्रोत्साहित करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ क्या है भैया? अफ्रीका, स्पेशली अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ एक देश है। बिसाऊ इसकी कैपिटल है। द बिसाऊ सिटी इज द कैपिटल ऑफ द गिनी। गिनी अफ्रीका के उन चुनिंदा देशों में से है जो दुनिया के सबसे गरीब देश है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, गिनी एक ऐसा देश है जो 1974 तक, मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, गिनी एक अफ्रीका का ऐसा देश है जो 1974 तक यानी 1974 तक पुर्तगाल जो है उसका गुलाम हुआ करता था। यानी कि आप बोल सकते हो दैट इट वाज अ पोर्चुगीज टेरिटरी। ये क्या थी? एक पुर्तगाली टेरिटरी थी। बेसिकली इसे आप एक कॉलोनी मान सकते हो कि जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था, औपनिवेशवाद चल रहा था पूरी दुनिया में, तब गिनी पुर्तगाल की एक कॉलोनी हुआ करती थी। तो पुर्तगाली कॉलोनी होने के नाते जब पुर्तगाल ने 1974 में इसे छोड़ा है उसके बाद से ही गिनी
अपनी पॉलिटिकल नेचर में बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंट्री रही है। इसमें पॉलिटिकल कैओस समय समय पर आता रहा है और स्पेशली यहाँ की जो आर्मी है वो यहाँ के पॉलिटिकल जो प्रेजेंसेस है उन पर हमेशा हावी रही, उसको हमेशा ओवरलैप करने की कोशिश करती रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन जाता है कि इसको अफ्रीका का नार्को स्टेट भी कहते हैं। नार्को स्टेट कहने का एक कारण है कि अफ्रीका में जितना भी ड्रग्स या फिर नार्कोटिक सप्लीमेंट सप्लाई होता है वो पूरा का पूरा, नार्कोटिक सप्लीमेंट यानी कि नशीली पदार्थ यानी कि मादक जो पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, उनकी सप्लाई का सबसे पहला जो रूट है या पाथ है अफ्रीका में वो गिनी से ही आता है। इस वजह से गिनी को अफ्रीका का नार्को स्टेट भी बोला जाता है। ऐसी कंडीशन में गिनी जब से स्वतंत्र हुआ यानी इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश हुआ ऑनवर्ड्स फ्रॉम 1974, इसके सभी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस पर आरोप लगते रहे दैट दे हैव सपोर्टेड दीज नार्कोटिक ड्रग्स सप्लाई इन द अफ्रीकन कंटिनेंट। यानी पूरे अफ्रीका में इन लोगों ने इसके लिए बहुत ज्यादा अपनी तरफ से समर्थन दिया, जिसकी वजह से यहां बहुत सीवियर नार्कोटिक सिचुएशन डेवलप हुई है और यहाँ का जो यूथ है वो बहुत तेजी से इस नार्कोटिक ड्रग के एडिक्शन में पड़ता चला गया, जिसकी वजह से इस पूरे कंट्री का ही नहीं, इसके आसपास के अफ्रीकन कंट्रीज का भी बहुत ज्यादा जो फ्यूचर है वो खराब हुआ है। और इसी को आधार मानकर हालिया तौर पर फिर से, क्योंकि अभी 26 नवंबर के दिन ही यहां पर जो इलेक्शंस हुए थे उन पब्लिक इलेक्शंस का रिजल्ट आया था और उस पब्लिक इलेक्शन के रिजल्ट के तुरंत बाद गिनी नाम के इस कंट्री में यहां की आर्मी ने एक बहुत बड़ा तख्ता पलट किया है। एक मिलिट्री रिप्लेसमेंट ऑफ द थ्रोन हुआ है इस वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में। यह मिलिट्री रिप्लेसमेंट ऑफ द थ्रोन किस तरीके से किया गया है इसके बारे में हम देखते हैं कि ये बेसिकली है कि आर्मी ऑफिसर्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप जो है आर्मी के एक प्रमुख अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल डेनिस एनकाना के नेतृत्व में की लीडरशिप में आते हैं और अफ्रीका के स्टेट टेलीविजन पर यह डिक्लेरेशन देते हैं दैट वी हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द पॉलिटिक्स ऑफ द गिनी। विसाऊ नाम के कैपिटल पर अब हमारा पूरी तरीके से अधिकार है। तत्कालीन सरकार को हमने प्रतिस्थापित कर दिया। वी हैव रिप्लेस्ड द देन गवर्नमेंट एज वेल एज वी आर हियर द ओनली रूलिंग अथॉरिटी ऑनवर्ड्स फ्रॉम द आर्मी। मतलब सेना की ओर से उन्होंने बताया है। तो ये सैन्य तख्ता पलट है। गिनी के अभी जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आपको दिखाई दे रहा है उमारो सिसोको एम्बालो, जिन्हें इस पद से हटाया गया। और सिर्फ इन्हीं को नहीं, इनकी सबसे विरोधी पार्टी यानी विपक्षी दल जो है सबसे बड़ा वहां का, यानी कि वहां का जो सबसे बड़ा नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसे भी अरेस्ट किया गया है यहां के प्रेसिडेंट के साथ। यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपोजिशन लीडर जो है डोमिंगोस सिमोएस परेरा को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, जो सैन्य जेल है उसमें डाल दिया गया है। तो गिनी में अच्छा पहली बार नहीं है ऐसा कुछ। 1974 में गिनी के इंडिपेंडेंट होने के बाद से ऐसा कई बार हो चुका है कि गिनी में सैन्य तख्ता पलट हुई है। तो पहली चीज, ऐसा कोई नया विचार तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी कंट्री में, किस कंट्री में मार्शल लॉ एक्टिवेट हुआ है या किस कंट्री में जो आर्मी है दैट रिप्लेस द गवर्नेंस देयर और इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस के ठीक बाद ऐसा हुआ है, तो अगर कोई पूछता है तो आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिनी किसकी कॉलोनी रहा है भैया शुरुआती समय से ही? गिनी वाज द कॉलोनी ऑफ पुर्तगाल। इस बात को ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, इकोवेरिन। ये एक फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज आ गई भारत के लिए और द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच है। ये 14th एडिशन है, इसका 14वां संस्करण है और ये बायलैटरल एक्सरसाइज है जो एनुअली की जाती है, यानी कि हर साल की जाती है। इस साल इसे तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। तिरुवनंतपुरम इन द इंडियन ओशन, राइट, हिंद महासागर में तिरुवनंतपुरम के कोस्ट पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द ट्रेनिंग विल बी रन फ्रॉम December 2 to 15। ये 2 दिसंबर से शुरू होगा, मतलब शुरू हो चुका है 2 दिसंबर से, और अभी 15 दिसंबर तक एक्सरसाइज चलेगी दोनों देशों के बीच में। बेसिक आइडिया और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डेफिनेटली लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस रिलेशंस या पार्टनरशिप्स को आगे बढ़ाना है, जो लंबे समय तक चलने वाली रक्षा साझेदारियां होंगी। एंड देन शेयर कमिटमेंट टू रीजनल सिक्योरिटी, अपने अपने क्षेत्रीय भाग में यानी अपने क्षेत्रों में, अपने रीजन्स में म्यूचुअल सिक्योरिटीज को डेवलप करना और एक दूसरे की रीजनल प्रेजेंस को सम्मान देना, उसको ऑनर करना, रिस्पेक्ट देना। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसे इंडिया और मालदीव्स के बीच में किया जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज INS अरिधमन। INS अरिधमन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप चाहें तो अपने लिए स्टार लगा करके लिख सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अरिधमन क्या है, इस बात को समझिए कि ये भारत की तीसरी, अब तक की तीसरी बनाई गई स्वदेशी यानी इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि परमाणु पनडुब्बी है। अभी तक हमारे पास 3 आ चुके हैं। पहला है INS अरिहंत, दूसरा है INS अरिघात
और तीसरा है अब INS अरिधमन। मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, दैट इज INS अरिघात। इसके ठीक पहले अभी अरिघात तो अब अगस्त 2025 में इसी साल लाई गई है, इसलिए भी मैं बोल रहा हूं दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, है ना। और दूसरा जो सबसे पहला आया है वो है INS अरिहंत। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी, आप बताते हो। INS अरिहंत भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन है। दूसरी INS अरिघात है, और अब तीसरी हमें मिलने वाली, इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाय द इंडियन नेवी किया गया है दैट वेरी सून इंडियन नेवी इज गोइंग टू रिसीव द INS अरिधमन, दैट विल बी द थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबल होगी और ये परमाणु शक्ति द्वारा संचालित होगी। इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द न्यूक्लियर पावर। तो इसे हम INS अरिधमन कहते हैं। इसका क्लास कौन सा है, अरिहंत क्लास है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत, इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था 2017 में, जिसके अंतर्गत हमें अपनी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करना था। इंडिजीनियस सबमरीन, जो न्यूक्लियर सबमरीन थी, उनको डिजाइन करना था। अब इसे बनाया किसने है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम बेस्ड शिप बिल्डिंग सेंटर्स जो है नेवल डिजाइन ब्यूरो के अंतर्गत काम करते हैं, ने इसको डिजाइन किया है, ने इसको बनाया है। किसने, नेवल डिजाइन ब्यूरो के अंतर्गत शिप बिल्डिंग सेंटर्स एट विशाखापट्टनम इन इंडिया। भारत में विशाखापट्टनम में जो शिप बिल्डिंग सेंटर्स है, उन्होंने इसको तैयार किया है। क्लियर है। इसमें सबसे पहली पनडुब्बी जो हमें मिली वो INS अरिहंत थी, इसलिए इस क्लास का नाम अरिहंत है। स्पेशली जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें जो सबसे पहला शिप या कि फिर जो सबसे पहला वाटर वेसल होता है, यानी कि नौसैनिक जहाज या कोई नौसैनिक वाहन होता है, उसके नाम पर ही फिर आगे पूरे के पूरे क्लास का नाम रखा जाता है। तो इसमें पहला जहाज अरिहंत है, इसलिए इस पूरी क्लास को अरिहंत कहते हैं। यानी कि INS अरिहंत, INS अरिघात और INS अरिधमन, ये तीनों किस क्लास के पनडुब्बियां हैं सबमरीन से, तो आप कहेंगे INS अरिहंत या अरिहंत क्लास के पनडुब्बियां हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन इस पर आप स्टार लगा के रख सकते हैं, सो दैट यू विल रिमेंबर इट। क्योंकि पता नहीं, मुझे अंदर से एक फीलिंग है डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, 100% चांसेस मैं लेकर चलूंगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंटली देखिए। चलिए, आज के वीडियो में हमारे ये 4 टॉपिक्स ऑफ टुडेज क्लास, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आई होप कि आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, कल नए टॉपिक्स के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।